हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी लाइफ को बेहतरीन की तरफ लेके जा रहे होंगे। आज है हमारी नेक्स्ट क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सेल मेम्ब्रेन। मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो है लास्ट वीडियोस देख ली होंगी। ये उसी का ही नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही कूल और बहुत ही अमेजिंग एक स्ट्रक्चर है, एक फीचर है हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनका। ठीक है। इसके बारे में हम जो है स्टडी करने वाले हैं आज कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है। ठीक है। ज्यादा बात नहीं करते हुए चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है। ये हमारे हमने क्या टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं। ऑल लिविंग cells are covered by a thin membrane जो कैसी होती है, इलास्टिक होती है नेचर में। ठीक है। एंड डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। इलास्टिक भी है और थोड़ी नाजुक भी है। ठीक है जी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। जो भी सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये आप पहले याद रखेंगे, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोल देते हैं, बहुत ही इजी है। इसे हम बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड है ये किसने दिया था, cell membrane word was given by cell membrane जो है किसने दिया था वर्ड, given by नाजेली एंड क्रैमर। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, सेल मेम्ब्रेन रखा था। ठीक है जी। अच्छा, इसके और भी नाम है। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम और किस नाम से जानते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। ठीक है। या फिर इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं और बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन। ठीक है। या फिर इसका नाम लास्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा वर्ड है, ये भी किसी साइंटिस्ट ने दिया था, टर्म गिवन बाय जे क्यू, इट्स जे क्यू प्लो, जे क्यू प्लोव। ठीक है। इन्होंने ये नाम दिया था। जे क्यू प्लोव ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देख लेंगे हम कि यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ और नाम भी हैं। इसे क्या बोल देते हैं, इसे जनरली जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है वो कौन से टाइप की है, सिलेक्टिव परमिएबल नेचर की। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो टर्म दी थी नाजेली एंड क्रैमर ने। और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, जो टर्म दी थी जेक्यूप्लोव ने। ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं बायोमेम्ब्रेन। ये सब इसके नाम है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो हमें पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में तीन चीजों से मिलकर बनी है।
एक है इसमें प्रोटीन्स, दूसरी है इसमें लिपिड्स और तीसरी है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। यानी तीन चीजों से ये मिलके बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। बायोकेमिकल या लिखें तो केमिकल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन रिवील्स, रिवील्स इट्स नेचर as made up of, किस किस चीज का, प्रोटीन से मिलके बना है, लिपिड से, और किससे बेटे, और बना है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ है। तीन चीजें इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो तीनों चीजें इसमें तीनों कंपोनेंट मौजूद हैं, ये तीनों कंपोनेंट मौजूद हैं, ये हर एक अलग अलग टाइप के, हमें पता है यूकेरियोटिक सेल हैं या अलग अलग टाइप के लिविंग सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक भी उनमें आ जाते हैं। तो इनका वेरिएशन मिलेगा सब में, मतलब अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है, कम या ज्यादा हो सकती है इन तीनों की। कहीं पे प्रोटीन ज्यादा है तो कहीं पे लिपिड ज्यादा है। ठीक है, तो वेरिएशन मिलेगा हमें सभी सेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो जब इन्हें ह्यूमन सेल में पहली बार देखा गया तो ये किस तरह लग रही थी, ह्यूमन सेल में यानी कि आरबीसी सेल में। अगर हम आरबीसी सेल में बात करें तो आरबीसी के अंदर हमारे पास लगभग 52% यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, आरबीसी में, ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन मौजूद है इसमें, और लगभग हमारे पास 40% यहाँ पर क्या रहती हैं, लिपिड्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब जर्नल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिख लेते हैं कि जनरली इसमें कंपोनेंट्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोटीन है ये लगभग कितने परसेंट प्रेजेंट होगी, प्रोटीन लगभग प्रेजेंट होती है जी आपके लगभग 58 to 59%। ठीक है, लिपिड्स की हम बात कर लेते हैं, ये होती हैं लगभग 40% तक। और हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये लगभग 1 से 2% तक प्रेजेंट होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमें पता लगा प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन देखो सबसे पहले। अब जो प्रोटीन होती है रिच किस में होती है, प्रोटीन, प्रोटीन रिच रहती है जी आर्जिनिन में, आर्जिनिन एंड लाइसिन में, लाइसिन में। ठीक है, ये क्या है आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये अमीनो एसिड्स हैं। ये क्या है बच्चे, ये अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स। ये आर्जिनिन एंड हमारे पास क्या है, लाइसिन। ठीक है, सो ये इसमें क्या रहती है, रिच रहती है काफी ज्यादा। ओके, सो आगे बात हम कर लेते हैं। अब देखो लिपिड जो मौजूद है, लिपिड, लिपिड के बारे में बात करते हैं। देखिए लिपिड जो हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, अब लिपिड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लिपिड के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे अलग अलग तरह के लिपिड्स, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और इसमें मिल जाएगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, और इसमें मिल जाएगा आपको ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो तीन टाइप के हमको फैट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, आई होप ये आपने समझ लिया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं, ये एक बिल्कुल जर्नल से इसके बारे में बातें थी, आगे डिटेल में जानेंगे हम। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करने से पहले ये जानेंगे कि इसके इसकी स्ट्रक्चर जो हम जानते हैं, हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुई, कैसे बनाई गई इसकी स्ट्रक्चर, और किसने बनाई। ठीक है, थोड़ा उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ। सो हमारा टॉपिक है जी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा टॉपिक है अभी का। ठीक, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके,
सो यहाँ पर देखिए, अब स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो मॉडल आया था, द फर्स्ट मॉडल, पहला जो किसी ने मॉडल लिया था साइंटिस्ट ने, वो कौन सा मॉडल था? दैट वाज फर्स्ट मॉडल की हम बात करेंगे। इट वाज फर्स्ट मॉडल था जी सैंडविच मॉडल। पहला मॉडल था सैंडविच मॉडल। ठीक है, पहला मॉडल वाज अ सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? गिवन बाय डेवसन डेवसन एंड डैनियल डैनियली डेवसन एंड डैनियली ने पहली बार ये मॉडल दिया था। कब दिया था? 1935 के अप्रॉक्स दिया था। सो लिख लेते हैं, वैसे कुछ जरूरत नहीं है। इन 1935। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा मेमोराइज हमको रखना पड़ेगा कि पहला मॉडल सैंडविच मॉडल है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं सैंडविच मॉडल बोला क्या गया है। अब देखो देखो, जैसे हम जनरल सैंडविच को देखते हैं कैसा होता है, एक ऊपर ब्रेड क्लियर है, एक नीचे ब्रेड क्लियर है, और बीच में जो है हमारा जो भी मटेरियल है वो उसमें फिल किया हुआ है। कोई भी कैबेज वगैरह जो भी है वो उसके सैंडविच में बीच में लगाई हुई है। तो ये कहता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सॉरी वो लिपिड नेचर की ही, सॉरी वो बाई कैसी होती है, सैंडविच की तरह ही प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें एक प्रोटीन क्लेयर ऊपर होती है और एक प्रोटीन क्लेयर नीचे होती है, और बीच में क्या प्रेजेंट होती है? लिपिड की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसकी टोटल थिकनेस कितनी होती है? लगभग 75 अंगस्ट्रॉम इसकी टोटल थिकनेस रहती है। ये इसने बताया। इसने यहाँ तक ये भी बताया कि इसमें जो प्रोटीन पार्ट है ये कैसा होता है? ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और बीच में जो लिपिड पार्ट प्रेजेंट है दोनों प्रोटीन लेयर्स के बीच में, ये जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, सो लिखते हैं सैंडविच मॉडल के बारे में। इन्होंने देखो क्या क्या बताया, इसमें क्या क्या बातें बोली गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक सैंडविच, सैंडविच की तरह होती है। मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ टू प्रोटीन लेयर्स। ठीक है, टू प्रोटीन लेयर्स, इन बिटवीन देम इन बिटवीन देन क्या होती है? ए लिपिड लेयर, ए लिपिड लेयर होती है सैंडविच की तरह। ठीक है जी। तो ऊपर ये कहता कि ऊपर भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, और बीच में जो है क्या मौजूद है आपके? यहाँ पे मौजूद है लिपिड। ठीक है, ऐसे इसने बोला। अब जो प्रोटीन लेयर है ये प्रोटीन इसने बोला। ठीक है, क्या बोला? इसको ऊपर वाले को प्रोटीन, नीचे वाले को भी प्रोटीन, बीच वाले को लिपिड बोल दिए। ये है लिपिड, ये सेंटर में ग्रीन वाली। ठीक है जी। चलिए, सो कुछ इस तरह का इसने बोला नेचर। अब प्रोटीन जो है यहाँ पर कैसा पार्ट है? प्रोटीन, जो प्रोटीन कंपोनेंट है, प्रोटीन इज हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है इसके अकॉर्डिंग। और जो लिपिड है ये कैसा है? लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, और इसने क्या बोला कि टोटल थिकनेस कितनी होती है? टोटल थिकनेस टोटल थिकनेस अप्रोक्स होती है 75 एंगस्ट्रॉम की। कितनी होती है जी? 75 एंगस्ट्रॉम। तो पहली बार आइडिया किसने दिया था 75 एंगस्ट्रॉम का? ये हमारे पास कौन थे? हमारे पास डेवसन एंड डैनियली ने ही पहली बार इसका आइडिया हमें दे दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट सैंडविच मॉडल के बाद जिक्र आती है हमारे पास में इसका एक और मॉडल का, जो है बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सेकेंड मॉडल की हम बात करते हैं। कौन सा मॉडल? सेकेंड मॉडल। ठीक है, सेकेंड मॉडल जो है, कौन सा सेकंड मॉडल? सेकंड मॉडल है हमारे पास में, नाम लिख लेते हैं इसका। सेकंड मॉडल इज, इसे बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या बोला गया ये देखेंगे। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? इट इज गिवन बाय
रॉबर्टसन किसने दिया था जी? गिवन बाय रॉबर्टसन, यहाँ पे लिख देते हैं नाम, गिवन बाय रॉबर्टसन। ठीक है, कब दिया था? 1959 के अप्रोक्स दिया था रॉबर्टसन ने। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला? यूनिट मेम्ब्रेन बोला। कहता कि सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स सारे ही एक ही तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, ये इसने बोला। अब अगर समस्या ये होगी कि अगर सेल और सेल के अंदर वाले कंपोनेंट सारे एक ही तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, तो फिर इशू क्रिएट हो जाएगा कि फिर मटेरियल जो सेल के अंदर एंटर कर रहा है वो अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स में क्यों नहीं एंटर कर रहा, है ना? या अगर अंदर पाया जा रहा है तो फिर वो बाहर से अंदर जाके अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? राइट, तो कुछ इस तरह के इशू क्रिएट हो गए। मतलब ये क्या नहीं बता पाया, ये बता नहीं पाया, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मटेरियल कैसे एक्सचेंज कर रहा है उसके बारे में भी ये नहीं बता पाया। ठीक है, सो पहले लिख लेते हैं इस मॉडल में क्या बोला गया। इस मॉडल में बोला गया बेटा, ये मॉडल बोलता है ऑल सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन is made up of is made up of same type of प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बना हुआ है। ठीक है, मतलब वो स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली मतलब वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कैसे हैं? सिमिलर है, स्ट्रक्चर में फंक्शनली सिमिलर है। ठीक है, ओके, तो ये इसने बोल दिया पहली बार में। अब ये दोनों के दोनों मॉडल किस चीज को बताने में फेल हो गए? स्टार लगा के लिखेंगे, both of above models are are rejected because they fail to explain the elasticity and selectivity। ठीक है, परमिएबिलिटी, ये परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया? सो इस चीज को ये बताने में क्या हो गए? फेल हो गए, बता नहीं पाए। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे हमारे पास में माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट होती चली गई, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सामने रिवील हो गया कि इसका रियल स्ट्रक्चर है क्या। सो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जिक्र हो रहा है, तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो बनाया था वो बनाया था नॉल एंड रुस्का ने। इन दोनों साइंटिस्ट का नाम होता है अर्नेस्ट रुस्का और इनोल का। तो दोनों ने हमारे पास सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया वो लगभग 1930 1931 के अंदर इन्होंने पहली बार बनाया, जो कि एक प्रोटोटाइप का था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको और एडवांस लेवल पे कब बनाया? 1939 में बनाया। सो 1939 में हमारे पास एक इतना अच्छे लेवल का माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बन चुका था कि हम जो है सेल के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, है ना, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम वो देखने लग गए। सो
एडवांस होते होते लगभग 1950 में जाके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि हम क्लियरली देख पा रहे थे कि जो लेयर है वो कैसे कैसे कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है ना। मतलब हर एक बारीकी से बारीकी चीजें हम देख पा रहे थे 1950 में जाके लगभग। ठीक है। सो उसके बाद ही क्या हुआ, उसके बाद ही हमारे पास में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पहला जो मॉडल है वो हमारे सामने आया, जो कि बहुत ही दो ग्रेट साइंटिस्टों ने लिखा बताया था, जिसके नाम हमारे पास है जी सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। तो उन्होंने पहली बार 1972 में जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड हर क्वेश्चन को, ठीक है, वो क्लियर कर पा रहा था। इतना सक्षम था मॉडल। इसीलिए ये मॉडल जो है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल बन गया। सो उसका मॉडल का नाम क्या है? दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने, लगभग 1952 में, 1972 में जाके, सॉरी। ठीक है। सो अब हम उसके बारे में जिक्र करते हैं। सो पहले थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये, द डिटेल स्ट्रक्चर स्टार लगा के लिखते हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर of plasma membrane was studied only after advancement advancement of advancement of इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप अब यहाँ पे जिक्र आ ही गया तो थोड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप सबसे पहला किसने बनाया था? ये बनाया था जी हमारे पास में दो साइंटिस्ट आते हैं, बाय नॉल एंड रुस्का, अर्नेस्ट रुस्का। ठीक है। इन दोनों ने दिया था। लगभग कब दिया था? ये दिया था मॉडल 1931 में जाके। ए प्रोटोटाइप, ए प्रोटोटाइप ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है। ये पहली बार इन्होंने अपनी तरफ से दिया था। ठीक है जी। तो अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अब इन्होंने लगभग 1931 में तो पहली बार दिया था, लेकिन एक अच्छा काम करने वाला, है ना, ए प्रॉपर फुली फंक्शनल फुली फंक्शनल, ठीक है, या बोले तो एडवांस, कब दिया था? एडवांस माइक्रोस्कोप, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ये इन्होंने दिया था लगभग 1939 में जाके। सेम साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्टों का नाम होता है, इन्होंने ही उसे और एडवांस कर दिया। फिर 1950 में जाके, इन 1950, इन 1950, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, फर्स्ट टाइम केमिकल स्टडीज बिकम पॉसिबल, बिकम पॉसिबल, अच्छे से पॉसिबल हो पाए 1950 में जाके। ठीक है जी। तो 1950 में जाके पहली बार जब किसी सेल को देखा गया, तो कौन सा सेल था वो? एक आरबीसी सेल था। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहली बार देखा गया था। ठीक है। सो स्टडी ऑन
आरबीसी सेल फॉर फर्स्ट टाइम। एक्चुअली आरबीसी सेल कहना ठीक नहीं है, आरबीसी सेल मेम्ब्रेन कहना ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ठीक है, क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद हुआ ये कि 1972 में जाके हमारे पास एक और बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट आ गए, जिनका क्या नाम था, उनका नाम था हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सो थर्ड मॉडल की हम बात करेंगे। थर्ड मॉडल, तीसरा मॉडल किसने दिया? थर्ड मॉडल जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, उसका क्या नाम है? थर्ड मॉडल है हमारे पास में फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है जी। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया किसने था? गिवन बाय सिंगर, है ना, गाने गाता था ये, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, इट्स एन निकोलसन, निकोलसन। ठीक है जी, इन्होंने पहली बार दिया था, गाने नहीं गाता था ये, जस्ट ऐसे ही बोल दिया मैंने। ठीक है, कब? 1972 में जाके। अब सिंगर निकोलसन ने जो अपना मॉडल दिया था, ये एक ऐसा मॉडल था जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट हुआ लोगों के द्वारा। ठीक है, सो स्टार लगा के लिख लेते हैं हम यहाँ पे, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इसमें बोला क्या गया, इस मॉडल में ये बोला गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये पहले तो हमें पता लग ही गया था कि किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी है। तीन तरह के इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें लिपिड भी मिलता है अपने को, यानी फैट, इसमें हमको प्रोटीन्स भी मिलती हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी अपने को देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, वो जनरल टॉक है, वो अब हमें पता लगा है कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है। सो इन्होंने क्या बताया 1972 में, कहता जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसमें फास्फोलिपिड की एक लेयर होती है, और इस फास्फोलिपिड की लेयर के बीच में जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे बीच बीच में। ठीक है, और ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है, ये भी इस तरह से प्रेजेंट है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसके बीच में फिक्स नहीं है। कैसी है? फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोटीन्स जो इसमें, प्रोटीन को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोटीन फास्फोलिपिड नेचर प्रोवाइड कर रहा है। यानी जो हमारे पास में फास्फोलिपिड्स मौजूद हैं, ये भी कैसे हैं? ये थोड़े लिक्विड नेचर के हैं, हार्ड नेचर के नहीं हैं। दूसरी बात, दूसरी बात इसने ये बोली कि जो प्रोटीन है वो इसमें इस तरह से एम्बेडेड है कि जैसे हमें कैसा स्ट्रक्चर मिले, गुलाब जामुन मॉडल मिल रहा हो, या फिर ऐसा मिले कि किसी समंदर में जो है ये कुछ चीजें जो हैं वो प्रोटीन जो है वो तैर रही हैं, लाइक दैट। एक सी के अंदर प्रोटीन जो है वो तैर रही है, कोई स्ट्रक्चर बीच में तैर रहा है। इस तरह का कोई नेचर ये प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, और जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन भी दो तरह की हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो मेम्ब्रेन में बिल्कुल बीच में है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो आधी बाहर और आधी अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन में आ जाती हैं, जो कि पार्शियल ब्योरेड एंड फुली ब्योरेड में डिवीजन है इन लोगों, इन दोनों का। आगे हम बात, दोस्त एक और तरह की इसमें प्रोटीन देखने को मिलती है, जो कि है सरफेसल प्रोटीन, है ना। जो कहाँ मिलती है? सिर्फ सरफेस के ऊपर मिलती है। तो ये इसने कुछ बातें बोली इसके बारे में, अब हम उसके बारे में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। सो इसमें क्या बोला, कहता कि सिंगर एंड निकोलसन ने बताया, अकॉर्डिंग टू, इसने बताया, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, proteins are arranged in phospholipid layer। कैसे अरेंज होती है? एज मोजाइक पैटर्न के तौर पे,
मोजाइक पैटर्न। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इमेज भी लगा देता हूँ कि मोजाइक स्ट्रक्चर लगभग कैसा आपको देखने को मिलता है। मोजाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपके बैक साइड स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं कि मोजाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा नेचर है, मतलब कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इसमें अलग अलग जो है पार्ट्स हैं और उनसे मिलके जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हुआ पड़ा है। दिस इज कॉल्ड मोजाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसमें हम। तो मोजाइक स्ट्रक्चर ये इसको प्रोवाइड कर रहा है, मोजाइक पैटर्न्स को ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला कि मेम्ब्रेन जो टर्म है, मेम्ब्रेन कैसी है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोटीन आइसबर्ग। प्रोटीन आइसबर्ग, कि प्रोटीन के बड़े बड़े जैसे समुद्रों में बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े वो तैर रहे होते हैं ना, लाइक दैट। प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, क्या बोला कि जैसे प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये चीज भी इसने बोली। और इसी मॉडल को, इसी स्ट्रक्चर को इसने एक और बहुत बात बोली, कैसा है ये अपीयर होने में, ऐसा है जैसे गुलाब जामुन मॉडल हो। कैसा होगा? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मॉडल हो। ठीक है, गुलाब जामुन मॉडल, इसी ने ये बोला था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब इसमें जो फॉस्फोलिपिड मौजूद है, देखो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बाद में जान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, कैसी कैसी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, अब जो इसमें फॉस्फोलिपिड मौजूद है, नंबर वन क्या मौजूद है? फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड है ये कैसा है? ये मेन कंपोनेंट है, पहली बात तो इसका मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है? कंटिन्यूस लेयर बनाता है, बिकॉज, क्योंकि एक कंटिन्यूस, बिकॉज इट फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर फ्रेम बनाता है। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, मेन फॉस्फोलिपिड जो इसमें प्रेजेंट है, इसी में क्या है? मेन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड आर, कैसे हैं वो, कैसे होते हैं वो थोड़े से, वो है हमारे पास में सेरीन। सेरीन का एक्चुअली अकेला सेरीन नहीं होता, सेरीन एक्चुअली में इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉस्फेटिडाइल सीरीन, एक्चुअल में नाम इसका ये है, आपको याद रखने की नीड नहीं है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको हम बोलते हैं लेसिथिन, लेसिथिन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये दो चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, तो दो चीजें इसमें ज्यादा पाई जाती हैं, हमको ये पता लग गया। अब देखो यहाँ पे लेसिथिन लिखा हुआ, लेसिथिन तुमने कहीं और भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लो। लेसिथिन हमें और कहाँ में देखने को, कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें मिलता है देखने को एल्वियोलाइज में। कौन से एल्वियोलाइज में? जो लंग्स में मौजूद है एल्वियोलाइज, उनके अंदर लेसिथिन देखने को मिलता है। लंग्स की जो एल्वियोलाई मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, इसमें न्यूमेटोसाइट सेल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 स्क्वेमस एपिथेलियम बनाते हैं, टाइप 2 थोड़े कॉलमनर होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। और ये टाइप 2 फास्फोलिपिड्स क्रिएट करते हैं एल्वियोलाइज की मेम्ब्रेन के, एल्वियोलाइज के अंदर, लंग्स के अंदर। वो फास्फोलिपिड को हम बोलते हैं लेसिथिन। तो वो लेसिथिन कौन सा है? वो यही लेसिथिन है जो हमने यहाँ पर लिखा है। कौन सा? फास्फोलिपिड कोलिन टाइप। ठीक है, अब वो जब स्क्रीट कर देता है फास्फोलिपिड, क्योंकि वो एक लिपिड नेचर है, तो वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, सो याद रखेंगे, ये भी चीज थोड़ी सी याद कर लेंगे कि लंग्स के अंदर कोलिन प्रेजेंट होता है, सॉरी कोलिन नहीं, लेसिथिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेसिथिन नेचर क्या है? फास्फोलिपिड नेचर क्या है? कोलैप्सिंग से बचाता है लंग्स को।
वरना तुम करोगे क्या पता सारी हवा लंग्स की बाहर निकाल दो जबरदस्ती, कुछ इस तरह करके, है ना। और क्या हो, सारी हवा बाहर निकल जाए, लंग्स कोलैप्स कर जाएं। तो कोलैप्स ना करें, इसी वजह से इसमें ये लिपिड का स्ट्रक्चर जो है, लिपिड की जो चीजें हैं वो मौजूद रहती हैं लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो हमारे पास में फास्फोलिपिड लेयर है, फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड करती क्या है, देखो। फास्फोलिपिड, इसको ब्लैक से लिखते हैं। जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड इज अरेंज्ड इन बाई लेयर फॉर्म। कैसी लेयर फॉर्म में, बाई लेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड एंड phosphate makes the hydrophilic पार्ट, जिसको हम बोलते हैं हेड पार्ट, HEAD, छोटी AAD, HEAD, हेड पार्ट। ये क्या बनाती है, हेड पार्ट बनाती है। ठीक है, अब मान लो फास्फोलिपिड किस तरह का मौजूद है। फास्फोलिपिड मान लेते हैं ये कुछ ऐसा मौजूद है, ये फास्फेट है, और यहाँ पर नीचे क्या मौजूद है, लिपिड मौजूद है। तो ये हमने बोल दिया फास्फेट ग्रुप। ठीक है, और नीचे क्या मौजूद है, लिपिड मौजूद है, लिपिड मौजूद है। सो इसको हम बोल देते हैं हेड पार्ट। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं नीचे वाले को, दिस इज कॉल्ड टेल पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। ओके, सो बीच में हमको पता लग रहा है कि भाई एक तो ऊपर है और एक कैसी है, नीचे की तरफ भी लेयर सेम एज इट इज प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से। तो हमको दो लेयर पता चल रही है, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे आ रही है। तो बीच वाले पार्ट में, जो बीच वाला पार्ट है, ये सेंटर में जो प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट कैसा हो गया, ये सारा पार्ट हो गया हमारे पास में नॉन पोलर। ठीक है, तो टेल कैसी है, टेल इज नॉन पोलर। टेल कैसी है हमारे पास में, टेल हो गई हमारे पास में नॉन पोलर, टेल हो गई नॉन पोलर टेल पार्ट। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फास्फोलिपिड की वजह से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या मिल रहा है, इसे फ्लूइडिक नेचर मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसे, फ्लूइडिक नेचर। चलिए देखते हैं इसके बाद में। फास्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड्स फ्लूइडिक नेचर। ठीक है, बिकॉज बिकॉज दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ठीक है, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि नेचर में होते हैं, विच आर, विच, ये विच चुड़ैल वाली विच नहीं है, ये अलग है। विच आर लिक्विड इन नेचर, जो नेचर में कैसा है, लिक्विड होता है। ये आपको पता लग गया होगा आई होप। सो फास्फोलिपिड जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बहुत ज्यादा ही रहता है, इसलिए कैसा है नेचर में, ये नेचर में है जी थोड़ा सा लिक्विड नेचर का। इसी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिक नेचर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स को ये मदद करता है कि वो लेटरल भी मूवमेंट कर सके। ठीक है, सो सो इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्रोटीन्स even for lateral movement within the
मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर ही उसे क्या प्रोवाइड कर रही है ये, लेटरल मूवमेंट होने में भी सहायता कर रही है। कौन, फास्फोलिपिड। ठीक है। अब हमें ये पता लग रहा है भाई, लेयर है, उसके बीच में गुलाब जामुन आइसबर्ग जैसा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कुछ प्रोटीन जो है वो बीच में बिल्कुल एम्बेडेड है, लाइक दो लेयर के बीच में है, बिल्कुल मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है। कुछ जो है पार्शियली ऊपर है और पार्शियली अंदर प्रेजेंट है, और कुछ कहाँ मौजूद है, बिल्कुल सरफेस पे मौजूद है, कुछ इस तरह से। राइट। तो अब ये प्रोटीन फ्लूइडिक नेचर शो कर रही है, यानी ये अप एंड डाउन भी हो रही है और ये अंदर लेटरल मूवमेंट भी शो कर रही है। इसी वजह से अब जितना ज्यादा ये लेटरल मूवमेंट शो कर सकेगा, उतना ही ज्यादा हम क्या बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिक नेचर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये फ्लूइडिक नेचर इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखो, अगर ये स्ट्रक्चर्स यानी कि फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर अगर हार्ड हो जाए, अगर हार्ड हो जाएंगे तो उसको मूवमेंट नहीं देंगे। इसीलिए फास्फेट जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फास्फोलिपिड जो प्रेजेंट है, ये कैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होते हैं, रिच होते हैं, जो नेचर में कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। दैट्स वाई प्रोटीन को ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी नेचर, फ्लूइडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो इसी फ्लूइडिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, क्यूसी फॉर्म या क्यूसी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्यूसी फ्लूइड नेचर। द क्यूसी, द क्यूसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable movement of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटली कैसी होगी, क्यूसी फ्लूइड नेचर की होगी। ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं और लिखना ज्यादा बेटर है, और लिख देते हैं। और इसको हटाते हैं पहले तो, यहाँ पे लिखते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ क्यूसी फ्लूइड इन नेचर। ठीक है जी, ये हमको पता चल गया किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी के बेसिस पे हमने क्या बोल दिया, क्यूसी फ्लूइड नेचर है जी इसका। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो फ्लूइडिक नेचर इसका प्रेजेंट है, ये फ्लूइडिक नेचर किस किस चीज में और हेल्प कर रहा है? अब देखो, मेम्ब्रेन अगर फ्लूइडिक है, मेम्ब्रेन अगर मूवमेंट कर सकती है, थोड़ी सी स्ट्रेच हो सकती है, अगर हार्ड हो जाएगी तो स्ट्रेच ही नहीं होगी, तो फिर सेल की ग्रोथ नहीं हो सकती। सेल ग्रोथ नहीं कर रहा तो फिर उसमें डिवीजन भी नहीं हो सकती, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते, उसमें आउटग्रोथ नहीं हो सकती सेल की। ठीक है। सो इन चीजों में दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए मेम्ब्रेन का फ्लूइडिक नेचर होना जरूरी होता है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी ग्रोथ भी दिखा सके। ग्रोथ कैसे कैसे दिखाएगी, साइज में बड़ा होके या डिवीजन करवा के। समझ में आया नहीं आया? सो हम लोग लिखते हैं, दिस नेचर, स्टार लगा के, दिस नेचर हेल्प्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन के लिए, कौन कौन से फंक्शन के लिए, फॉलोइंग फंक्शंस लाइक, नंबर वन, सेल ग्रोथ के लिए। ठीक है। नंबर टू, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने के लिए। ठीक है। और क्या कर काम करने में, अगर किसी सेल को डिवीजन करना है, मान लो सेल डिवीजन करने में। और और क्या काम हो सकता है, और जैसे एंडोसाइटोसिस करना है, एंडोसाइटोसिस उसमें भी मदद करती है, या फिर एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस उसमें भी ये मदद करेगी फ्लूइडिक नेचर। सो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये डाइजेशन वाले पार्ट का एक हिस्सा है ना,
डाइजेशन वाला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका एक हिस्सा है, और वहाँ पर हम ये इजीली और बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अमीबा में भी हमको छोटे क्लासेस में पढ़ने को पहले मिल चुका है। तो अमीबा जिस प्रोसेस से फूड को एनगल्फ करता है उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जिस प्रोसेस से वो रिमूव करता है उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्चुअली दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम सेम है। जो पहली प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, वो मान लीजिए ए से डी तक आ रही है, और एक्सोसाइटोसिस डी से रिटर्न ए पे जा रही है, मतलब रिवर्सिबल है, रिवर्स प्रोसेस, वो हम एक्सोसाइटोसिस बोल देते हैं। कुछ वैसा ही है, बेटर आपको तब समझ में आएगा जब ये टॉपिक अपन कभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको क्या पता चल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिक नेचर हो गया, ठीक है। उसमें प्रोटीन पार्टिकल्स आके अटैच हो गए। ऑलराइट। अगर प्रोटीन उसमें अटैच है और ये फ्लूइडिक नेचर है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये मेम्ब्रेन को क्या कर दे, डिस्टर्ब कर देगा, अगर बार बार इसकी मूवमेंट होगी तो। ठीक है, पार्टिकल अगर मूव करके इधर चला गया तो हो सकता है वो यहीं पे प्रेजेंट रह जाए, वापस रिटर्न आए ही ना अपनी लोकेशन पे। सो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हमें स्थिर करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा, और स्टेबल करने के लिए इसके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में हार्ड होते हैं। इसीलिए वो नट बोल्ट की तरह फिक्स उसने किया हुआ है। जैसे हमारे पास कोई कोई पतली सी एक लेयर है, कोई पन्नी है, मान लो कोई कपड़ा है, और उसको हमने क्या कर दिया, नट बोल्ट से फिक्स कर दिया। अब जितनी मर्जी हवा चलती रहे, अप एंड डाउन होती रहे, मूवमेंट करती रहे, लेकिन ये अपनी लोकेशन से नहीं हिलेगी, ठीक है। सो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और क्या चीज मौजूद होती है इसमें, और मौजूद होते हैं इसमें कुछ स्पेशल पार्टिकल जैसे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसकी बात करेंगे। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल कैसे हैं, दे आर हार्ड एंड रिजिड इन नेचर, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड है उसके मुकाबले ज्यादा हार्ड और रिजिड होते हैं नेचर में, इसीलिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये किसका फीचर है, ये एक यूकेरियोटिक सेल का, सेल मेम्ब्रेन का फीचर होगा, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है ये लिख लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओनली फाउंड इन, ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि ये प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, एब्सेंट, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अब प्रोकैरियोटिक में अगर ये एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसका रिप्लेसमेंट कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल प्रेजेंट है, स्टार लग के लिखेंगे। इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन क्या मिलता है इसमें, एट द प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है हेपोनोइड्स, हेपोनोइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है जी। सो कोलेस्ट्रॉल इज रिप्लेस्ड बाय हेपोनोइड्स, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ये आप याद रख लेंगे। गॉट इट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे इसको अपन कर रहे हैं। सो हैप्रोनाइड्स है क्या, हैप्रोनाइड कुछ नहीं है, जस्ट कोलेस्ट्रॉल भी नेचर में फैट होता है, उसी तरह का ये भी पार्टिकल एक प्रेजेंट है हैप्रोनाइड्स। लेकिन हैप्रोनाइड्स मिलते हैं हमें प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में, और हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है स्टेबिलिटी के लिए कहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में। ये एक डिफरेंस आप याद कर लेंगे।
ठीक है, जब हम इसको पढ़ रहे थे चैप्टर को, हमने जब एक बैक्टीरियल सेल की डायग्राम हमने जानी थी, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है ना। एग्जैक्ट सेम तो नहीं बोला था हमने, बोला था वहां पर सिमिलर होता है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं, हमने वहां सिमिलर बोला था कि सिमिलर होता है, नॉट एग्जैक्ट सेम बोला था कि एग्जैक्ट सेम होता है। जैसे प्रोक्रियोटिक सेल मेम्ब्रेन है वैसे ही यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, एग्जैक्ट सेम नहीं होती, इट इज सिमिलर। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या मौजूद है, नेक्स्ट पार्टिकल जो इसमें मौजूद मिलेंगे अपने को वो है जी प्रोटीन पार्टिकल्स। क्या मौजूद हैं, प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। प्रोटीन्स, अब जो प्रोटीन प्रेजेंट है कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी प्रेजेंट है, एक है हमारे पास में इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और दूसरी कौन सी मौजूद है, दूसरी है हमारे पास में इंटीग्रल के बाद में पेरीफेरल प्रोटीन्स, पेरीफेरल प्रोटीन्स, ठीक है जी। इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स दो मौजूद है। इंटीग्रल प्रोटीन को ही क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है, इसको बोल देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी इन्हें बोल देते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो पेरिफेरल है इसे क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल को बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। चलिए अब इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन है हमारे पास, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन आगे फिर से कितने टाइप की होती है, ये फिर से टू टाइप्स की मौजूद है। पहली कितने टाइप की है जी, ये फिर से होती है टू टाइप की इंटीग्रल, यानी कि बीच में टू टाइप की है। तो कौन सी होती है, पहली होती है जी पार्शियली प्योरिड, पार्शियली ब्यूरिड, और दूसरी होती है टोटली ब्यूरिड, ठीक है। पहली पार्शियली ब्यूरिड, दूसरी है टोटली ब्यूरिड, यानी कि हाफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी और हाफ बाहर होगी, हाफ इनसाइड द मेम्ब्रेन, या आप लिख दें पार्शियली इनसाइड द मेम्ब्रेन, ये भी बेटर है, पार्शियली इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। आगे टोटली ब्यूरिड में हम लोग लिखते हैं कंप्लीटली प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन। अब मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया बिटवीन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो मेम्ब्रेन है ये कैसे हैं, बाइलिपिड नेचर की होती है, फास्फोबाइलिपिड लेयर, इट इज फास्फो फॉस्फो बाइलिपिड, या बोल दें बाई फास्फोलिपिड लेयर है, फास्फोबाइलिपिड, या बोल दें बेटर इससे एक और वर्ड है बाई फास्फोलिपिड, बाई फास्फोलिपिड लेयर, बाई फास्फोलिपिड लेयर, ठीक है जी। इसीलिए मैंने बोला इन बिटवीन, यानी दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो जो हमारे पास में टोटली ब्यूरिड है, ये टोटली ब्यूरिड को हम लोग क्या बोल देते हैं, जो कंप्लीटली बीच में प्रेजेंट है, इसी का ही नाम क्या रखा गया है, इसी का नाम रखा गया है, इसी को बोलते हैं, टोटली ब्यूरिड को बोलते हैं आल्सो कार्ड, इसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन्स। क्या बोल देते हैं, चैनल प्रोटीन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं हम लोग टनल प्रोटीन्स, TUNNEL, टनल प्रोटीन्स, ठीक है। अब चैनल प्रोटीन है, टनल प्रोटीन है, तो टनल का जैसा काम भी करेगी, यानी कि मटेरियल्स को बाहर से अंदर लाने में मदद भी करेगी,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो प्रेजेंट है पार्शियली ब्यूरिड। ये तो टोटली ब्यूरिड का लिखा था ना, तो पार्शियली ब्यूरिड के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। पार्शियल ब्यूरिड तो आपको पता लग ही गया कि कैसे कैसे मौजूद है ना। मेनली जो पार्शियली ब्यूरिड होती है किसमें काम आती है? मेनली फंक्शन इन एंजाइमेटिक एक्शंस। ठीक है, कुछ एंजाइमेटिक एक्शन करने में ये मदद करती है। किस तरह से? मान लो बाहर कोई मॉलिक्यूल मौजूद है, तो उस मॉलिक्यूल को अगर मेम्ब्रेन से जोड़ना है तो ये उसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो एंजाइमेटिक एक्शंस में ये किस तरह से हेल्प करती है स्ट्रक्चर्स को साथ में अपने बाइंड करने में। ठीक है जी, एंजाइमेटिक एक्शंस या एंजाइमेटिक बोल दे तो एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब जो हमारे पास में टोटल ब्यूरिड प्रोटीन है, अब कैसी हमने बात कर ली, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन मौजूद है कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके। अभी हमने सरफेशियल प्रोटीन्स की बात नहीं करी है। ठीक है, सरफेशियल प्रोटीन्स की हमने क्या नहीं करी है, अभी तक बात नहीं करी है। देखो अभी यहाँ पर ध्यान से, जो हमारे पास में ये प्रोटीन अब इस तरह से मौजूद है। ठीक है, अब ये इंटीग्रल प्रोटीन की ही, चैनल प्रोटीन की ही स्ट्रक्चर एक सरफेस पे, इंटरनल साइड पे क्या मौजूद होती है? माइक्रोफिलामेंट का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रिंग। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, लिख लेते हैं हम लोग स्टार लगा के, अलग से लिख लेते हैं। डबल स्टार लगा लिया इसे हमने। द स्पेक्ट्रिंग अटैच्ड विद channel proteins only from inner side, या बात करें तो towards साइटोलिक, यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ, साइटोलिक साइड सिर्फ अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इंटीग्रल प्रोटीन की। अब हम बात करते हैं पेरीफेरल प्रोटीन की, जो सरफेस पे मौजूद होती हैं, उन प्रोटीन्स की बात करेंगे। चलिए, सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पेरीफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, ये है हमारे पास में पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन्स। ये कहाँ मौजूद होती हैं? पेरीफेरल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं कहाँ पे? सरफेस पे। इट इज प्रेजेंट एट द सरफेस। ठीक है, कहाँ पे? बोथ साइड्स। कौन सी बोथ साइड है वो? पहली है टूवर्ड्स आउटर साइड या आउटर एनवायरनमेंट। सेकंड है टूवर्ड्स, सेकंड हमारे पास है टूवर्ड्स साइटोलिक साइड या साइटोप्लाज्मिक साइड। दोनों साइड मौजूद हैं। ठीक है, आई होप ये आपको पता लग गया होगा। अब पार्शियल प्रोटीन्स का, जो सरफेशियल प्रोटीन है या पेरिफेरल प्रोटीन है, इनका भी क्या काम है? इनका भी काम वही होता है क्या? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में हेल्प करना। ठीक है, तो ये भी क्या करती हैं? स्टार लगा के, फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन हेल्प इन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये पेरिफेरल हमारे पास क्या हो गई? प्रोटीन्स हो गई। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पे मौजूद होती हैं, अंदर की तरफ या बाहर? देखो प्रेजेंट तो दोनों साइड होती हैं ये, लेकिन ज्यादातर कहाँ मौजूद होती हैं? ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर से तो सेल ने अपने आप को मेंटेन कर ही रखा है। तो एंजाइमेटिक एक्शंस की जरूरत उसे ज्यादा बाहर की साइड से भी है। ठीक है ना, कि कुछ अलग, अंदर से तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसे अरेंज करने के लिए, लेकिन बाहर से कौन है? तो बाहर से यही पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये भी इसी में ही। मोर इन नंबर टूवर्ड्स
आउटर साइड, आउटर साइड। ठीक है जी। आई होप ये आपने लिख लिया होगा एंड समझ लिया होगा। ओके। सो ये सारा हमारे पास क्या है, ये टॉपिक है छोटा सा। अब एक और चीज हम लोग जान लेते हैं। अब जो फास्फोलिपिड हमारे, हमने अभी जाना कि फास्फोलिपिड प्रेजेंट है। फास्फोलिपिड की वजह से ही इसे क्या मिलता है, एक फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म मिलता है किसी प्रोटीन्स को, है ना। ये हमने पहले पढ़ा था, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। यानी जो सरफेस पे है वो किसी स्ट्रक्चर को, चीज को ऐड करके, अटैच करके अपने साथ क्या करती है, मेम्ब्रेन अंदर आ जाती है। देखो एक्चुअली में क्या है, कई साइंटिस्टों का ऐसा मानना था कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा मानना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर से मटेरियल अंदर एब्जॉर्ब कैसे कर रही है। कहता है अगर वाटर जैसी चीजें हैं या कुछ और हमारे पास में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसी चीजें, वो तो इजीली पास हो जाती हैं इसके थ्रू। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हो गया या कोई और आयनिक मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में, जब वो बाहर प्रेजेंट है तो वो अंदर नहीं आ पा रहे, तो उनको अंदर लाने के लिए स्पेशल कैनल प्रोटीन्स, सॉरी चैनल प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इसी के अलावा और क्या मौजूद है, सरफेस पे मौजूद है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये एंजाइमेटिक एक्शंस करती हैं। तो ये कहते हैं कि जो प्रोटीन मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये अपने सरफेस पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या किसी अन्य जो भी आयंस है उसका मॉलिक्यूल अटैच कर लेती हैं। फिर ये प्रोटीन्स उस मेम्ब्रेन में, लिपिड की जो मेम्ब्रेन है फास्फोलिपिड की, उसमें ये नीचे आ जाते हैं अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ। और जैसे ही वो मॉलिक्यूल इनके सरफेस पे, हेड पार्ट पे अटैच हुआ रहता है, तो वो भी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो डिटैच हो जाता है रिटर्न, और ये वापस प्रोटीन कहाँ चली जाती है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे चली जाती है। ऐसा मानना है। इसी को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। लेकिन इसके अभी तक कोई ऐसे एविडेंसेस खास मिले नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में आ भी सकता है कि फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म प्रोटीन्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो, अगर यहाँ पर अकेली प्रोटीन प्रेजेंट होती तो क्या वो सक्षम थी खुद फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म करने में? नहीं, वो कैपेबल नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे जो मेन आंसर हमारे पास रहेगा वो रहेगा फास्फोलिपिड लेयर के बारे में। ठीक है। मेन आंसर क्या है हमारे पास में, फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड लेयर ही क्या प्रोवाइड करती है, इसे फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है प्रोटीन को। समझ में आया। और स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और ये यूकैरियोटिक में ही मिलता है कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स। सो स्टार लगा के लिख लेते हैं अब हम लोग। दी फास्फोलिपिड, द फास्फोलिपिड प्रोवाइड्स या फिर हेल्प इन फ्लिप फ्लॉप, पहली फ्लॉप हो गया यार ये तो, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसमें हेल्प करता है या इसे प्रोवाइड करता है फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। वो मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है जी। लेकिन इसके अभी तक क्या है, प्रॉपर कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। बट टिल नाउ नो प्रॉपर एविडेंसेस ऑफ दिस मैकेनिज्म। ठीक है ना। इसके अभी तक क्या नहीं मिले, कुछ हमारे पास में एविडेंसेस नहीं मिले हैं। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और क्या चीजें बच गई, एक और हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीजें बच गई, जो है हमारे पास में ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है। चलो लिख लेते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स। ठीक है। ओके। सो एक और चीज हमारे पास में बच गई, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास में ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है।
और इसमें क्या रहते हैं, एक और चीज भी मिल जाती है इसमें, सैकराइड भी मिल जाते हैं ओलिगोसैकराइड की फॉर्म में, ओलिगोसैकराइड्स। ये कुछ पार्टिकल्स हो रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मिलते हैं। किस साइड मिलते हैं? टुवर्ड्स आउटर साइड मिलते हैं। सम पार्टिकल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड oligosaccharides आर प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द आउटर साइड, या बोले तो ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिर्फ बाहरी सरफेस की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे। इन पार्टिकल्स का काम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इनका। दीज पार्टिकल्स हेल्प इन, किस किस में हेल्प करते हैं? नंबर वन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में। नंबर टू, स्पर्म एंड ओवम इंटरेक्शन ड्यूरिंग, इंटरेक्शन या बोले तो रेकोग्निशन, रेकोग्निशन पहचानने में, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें भी मदद करते हैं। सो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखो आपको कैसे, क्या लगता है आपको, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आरबीसी सेल की जो सरफेस है, उस पे ये एंटीजेंस मौजूद हैं। इवन हमारे नॉर्मल सेल्स जो हैं, स्किन सोमेटिक सेल्स हैं, वहां पर भी ये मौजूद होते हैं। इवन बॉडी के जो गेमेटिक सेल्स हैं वहां पर भी। तो टोटल मिला के हर तरह के सेल बॉडी के जितने भी हैं, सभी पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सभी की सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेनल सरफेस के ऊपर ये कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ओलिगोसैकेराइड के। अब इनका काम क्या है? इनका काम होता है सेल दूसरे सेल को डिटेक्ट करना। ठीक है, सो जब आपकी बॉडी में कभी ब्लड चढ़ाया जाता है, तो ब्लड चढ़ाने से पहले आपकी ब्लड सेल्स को मैच किया जाता है कि वो सेम एंटीजन के हैं या नहीं है। तो जो एंटीजन हम बात कर रहे हैं, वो एंटीजन यही है। तो अगर आपकी बॉडी में टाइप ए एंटीजन है, तो आपको ब्लड टाइप ए का ही चढ़ सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइप ए, दैट नॉट मीन द इज अ टाइप, ऐसा नहीं मानना आपको। ठीक है, सो एक टाइप मतलब कि आपको उसको मैच करना पड़ता है। अगर आपने टाइप बी डाल दिया ब्लड, तो क्या करेंगे, आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स उसे पहचान जाएंगे और कहेंगे ये हमारे बॉडी का सेल नहीं है, इसे किल कर दो। इसलिए फिर बॉडी में रिएक्शन हो जाती है और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है। दूसरा, जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्या लगता है, स्पर्म और ओवम एक दूसरे को डिटेक्ट कैसे करते हैं? है ना, एक दूसरे को रेकोगनाइज कैसे करते हैं कि यार मुझे इसे ही फर्टिलाइज करना है, मुझे बॉडी के किसी दूसरे सेल को नहीं करना। एक्चुअली में क्या होता है, उनके सरफेस पे भी क्या मौजूद होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेनल सरफेस पे उन पे भी यही एंटीजेंस मौजूद हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ओलिगोसैकेराइड्स, इनके ही पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये स्पर्म एंड ओवम को भी एक दूसरे को डिटेक्ट करने में, रेकोगनाइज करने में कि अब हम फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो हमने अभी खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर मॉडल बना के दिखाऊंगा। और हमने जो चीजें यहाँ से पढ़ी हैं, अभी जितनी भी रिटर्न में पढ़ी हैं, इन सब को मैं वहां पर तुम्हें बताने वाला हूँ, जस्ट वर्बली बोलने के, बोल बोल के। ठीक है, कि किस तरह से हमने क्या क्या स्ट्रक्चर वहां पर पढ़ा है, क्या क्या चीजें इसके बारे में हमने जानी है। तो आई होप ये लेक्चर को आप ठीक से देख लेंगे और आप समझ लेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के प्रॉपर आविष्कार होने के बाद ही उन्होंने ये दिया था। और ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल है लोगों के द्वारा, सभी साइंटिस्टों के द्वारा। और ये हर तरह के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ये क्लियरली क्लैरिफिकेशन देता है बहुत अच्छे से, ठीक है। सो आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें, ताकि आपको जो है स्ट्रक्चर के बारे में डीप नॉलेज और अच्छे से उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।